नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीत। बुलेटिन का करेंगे आगाज और बात सबसे पहले हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जिसकी कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र का आगाज होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया। वहीं विपक्ष की तरफ से एचपीएससी के साथ और जल भराव समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा गया। इसी दौरान सरकार की तरफ से भी तमाम सवालों के जवाब दिए गए और सदस्यों ने सदन में 2 मिनट का मौन रखकर दिव्यांगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। तो वहीं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कांग्रेस विधायक का कहना है कि पहले दिन सरकार सभी सवालों के जवाब देने में विफल रही है। कांग्रेस विधायकों के सभी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रद्द कर दिए गए हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायिका किरण चौधरी मौजूद है। अब तक की कार्रवाई किस तरह रही है उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस तरह से सरकार को विपक्ष ने पूरी तरह से घेरने की कोशिश की है, कई सारे मुद्दे थे जो आज विधानसभा में उठाए गए, क्या सरकार के जवाबों से आप संतुष्ट हैं? सारे जो कॉलिंग अटेंशन मोशंस जो हम लेकर आए हैं अहम मुद्दों के ऊपर, उनको सिरे से खारिज करके बाहर फेंक दिया गया है। अब आप बताइए, बेरोजगारी का मुद्दा अहम नहीं है क्या? जो है किसान भाइयों को जो उनकी फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो अहम नहीं है क्या? जो कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है पूरी तरह से, वो अहम नहीं है क्या? जो सारे के सारे जितना ये कपास की फसल का अभी तक मुआवजा नहीं मिला, वो अहम नहीं है क्या? इस तरह से सारे ये जो है मुद्दे हैं, जैसे पानी जहाँ पे खड़ा हुआ है उसकी अभी तक निकासी नहीं हुई है, वहाँ पर जो है किसानों की फसल जो है बर्बाद हो गई है हमारे दादरी जिले के अंदर और हमारे भिवानी जिले में तोशाम के अंदर। ये अहम मुद्दे नहीं है क्या? तो ये सारे अहम मुद्दे जो हैं, जो हम कॉलिंग अटेंशन मोशन के जरिए लाना चाहते थे और मैं लाई थी, वो उनको सरकार तो आप जानते ही हैं चर्चा करवाने से गुरेज करती है, भागती नजर आई है, तो उनको खारिज करके फेंक दिया। मैम, एडजर्नमेंट मोशन की भी बात करें तो वो भी लाया गया था, उसे किस तरह देखते हैं आप, जिस तरह सदन में पेश किया गया? एडजर्नमेंट मोशन मैं लेकर आई हूँ। एडजर्नमेंट मोशन का मतलब ये होता है काम रोको प्रस्ताव, और उस दिन फिर सारा काम जो है उसको रोक कर उसके ऊपर चर्चा करी जाती है। ये होता है ये प्रस्ताव का मतलब, काम रोको। क्यों काम रोको? क्योंकि आज हरियाणा के अंदर नौजवान बच्चों के साथ बहुत ज़बरदस्त खिलवाड़ हो रहा है, उनकी नौकरियों के साथ। जो 75% नौकरियों का वायदा जिस सरकार ने करा था, वो वायदा तो पूरा करा नहीं, लेकिन जो नौकरियां लगनी भी थी, वो जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो तो कभी नौकरी लग ही नहीं सकते, क्योंकि वो पढ़ाई कर करके अपना सिर फोड़ के बेचारे घर चले जाते हैं। जिनके पास खर्चा है, पर्चा है, अटैची है, देने लायक हैं, वो इसके अंदर चयनित हो जाते हैं। तो ये जो है काम रोको प्रस्ताव एचपीएससी और एचएसएससी के ऊपर जो है मैं लेकर आई हूँ, ताकि विस्तार से इसके ऊपर चर्चा हो कि जो ये सरकार जो है किस तरह से लीपापोती करके इसके ऊपर जो है इसको कार्रवाई को ख़त्म करना चाहती है, वो तह तक जाए, ताकि जो बड़े बड़े मगरमच्छ अभी भी जो हैं ये गंदगी के अंदर तैर रहे हैं, उन मगरमच्छों के ऊपर भी कानून का शिकंजा कसा जाए। और ये कहाँ तक तार जुड़े हुए हैं, तो ये इसलिए ये काम रोको प्रस्ताव मैंने हफ्ता 10 दिन पहले डाला था, जिसको मंजूरी दे दी गई। जी, कैमरा पर्सन प्रमोद सिंह के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो वहीं गुरुग्राम में खुले में नमाज का हिंदू संगठन ने विरोध किया। उद्योग विहार फेज 4 में पाक में नमाज पढ़ने के दौरान मुस्लिम समुदाय और हिंदू संगठन के लोगों के बीच बहस हुई। इसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा था कि खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए, जो जगह सुनिश्चित की गई है वही नमाज होनी चाहिए। तो वहीं रोहतक में अनुसूचित जाति के कुछ परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का मामला एक सामने आया है। बताया ये भी जा रहा है कि गांव में एक अनुसूचित जाति के परिवार की तरफ से युवक के खिलाफ लड़की से छेड़छाड़ की शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांव में पंचायत करके अनुसूचित जाति के परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला भी लिया गया। साथ ही इन परिवारों से मिलने पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अब शिकायतकर्ता पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनका बहिष्कार करके केस वापस लेने को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं सिरसा में हरियाणा शहरी प्राधिकरण के तहत बीजेपी कार्यालय बनाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। स्थानीय लोगों ने बीजेपी कार्यालय निर्माण को गैर कानूनी बताते हुए कोर्ट में इसे चुनौती दी है। हुडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 20 सिरसा और अन्य प्रभावित सेक्टर निवासियों ने
याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने हुड्डा और हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को नोटिस जारी कर 21 दिसंबर को सुनवाई में कोर्ट में पेश होने का निर्देश जारी किया है। बता दें कि बीजेपी सिरसा इकाई के पार्टी कार्यालय के लिए 2000 वर्ग गज प्लाट को 18 जनवरी 2017 में बी ब्लॉक के रिहायशी क्षेत्र में अलॉट किया गया था। भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल को हुड्डा ने अगर प्लाट अलॉट करने हैं पार्टी के कार्यालय के निर्माण के लिए तो उसके एक क्राइटेरिया हैं, उसमें एक पॉलिसी है सरकार की। हुड्डा एक एक्ट है, उसमें एक ड्राइंग बनती है। तो हमेशा से रिहायशी क्षेत्र में इस तरह की अलॉटमेंट नहीं की जा सकती। तो वहीं फतेहाबाद में वाटरशेड स्कीम के तहत हुए पाइप घोटाले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और साल 2015 के इस मामले पुलिस ने 6 साल बाद कार्यवाही की है। पुलिस ने 5 घोटालों में एडीएस कार्यालय के 6 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में रंजीत सिंह सहायक परियोजना अधिकारी एडीसी कार्यालय फतेहाबाद, नरेंद्र पाल सिंह पूर्व सहायता योजना अधिकारी, सुभाष चंद्र सैनी, हरज्ञान सिंह, अजय कुमार और जगदीश चंद्र के खिलाफ धारा 409 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है। वाटरशेड स्कीम के तहत इन लोगों पर पाइप घोटाला करने का इल्जाम लगाया गया है। ये मामला जो है कोई पाइप खरीदी थी और पाइप खरीद के अंदर जो है ना कोई अनियमितताओं बारे हैं जिस पर यह अभियोग अंकित किया गया और जो है ना अभी इन्वेस्टिगेशन जो है इनिशियल स्टेज पे है और आगामी तफ्तीश के अंदर जो भी तथ्य हैं तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 18 और 19 दिसंबर को हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि HTET का आयोजन करने जा रहा है। पारदर्शी परीक्षा के लिए सिरसा जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए जाने का दावा भी किया है। सभी परीक्षा केंद्रों में बायोमेट्रिक सिस्टम, मेटल डिटेक्टर, जैमर और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यह बात बोली गई है और इसके साथ ही कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों के प्रवेश के दौरान वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। सिरसा में करीब 10,058 छात्र HTET की परीक्षा देंगे। स्टेट के लिए 3 लेवल की परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को 3 सेशन में आयोजित की गई हैं। 18 को इवनिंग सेशन में PGT लेवल 3 का पेपर होगा और 19 तारीख को 2 TGT और PIT 2 लेवल की परीक्षाएं होंगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा विभाग यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में, और जहां से सभी सेंटर्स के साथ और बोर्ड के साथ सभी फ्लाइंग टीम्स के साथ तालमेल रखा जाएगा। और अब बात करेंगे हिमालय की। हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को लेकर आज शिमला से दृढ़ हिमालय सुनिश्चित भारत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में जर्मनी के गिस संस्था का तकनीकी सहयोग रहेगा और हिमालय क्षेत्र से कार्य कर रहे 50 से अधिक एक्सपर्ट अलग अलग सेशन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में भारत में जर्मनी के राजदूत भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिमालय क्षेत्र में हो रहे जलवायु परिवर्तन और उसके ग्लेशियर पर पड़ रहे प्रभाव पर चर्चा करना है। और बात करेंगे सर्दी के मौसम की। मनाली में मौसम ने करवट बदली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। मनाली के खूबसूरत पर्यटक स्थल कोठी की तस्वीरें काफी दिलकश दिखाई दे रही हैं। मनाली में इन दिनों मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। यहाँ पर जो है वो मौसम की क्या मौजूदा तस्वीर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त मैं कोठी में मौजूद हूँ और यहाँ पर हल्की हल्की बर्फबारी का दौर जो है वो जारी है, क्योंकि मौसम सुबह से ही खराब चल रहा है। ऊंचाई वाले तमाम इलाकों में इसी तरीके से स्नोफ्लेक जो है वो बनी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों की अगर बात करें तो तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि ये तमाम रोहतांग के साथ लगते पहाड़ हैं, जहां पर इस वक्त जो है वो पूरी तरीके से बादल घिरे हुए हैं और हल्की हल्की बर्फबारी जो है इस खूबसूरत इलाके में लगातार जो है वो होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी इन दिनों मनाली का रुख कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने बताया है
कि मौसम का जो ये इस तरीके का सिलसिला जो है वो आज पूरा दिन यूं ही जारी रहेगा। इस वक्त कोठी में मैं जिस वक्त इस पार्क में मौजूद हूं, हालांकि यहां तक सैलानियों को आने की अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में अगर कंडीशंस ठीक रहती है तो इन इलाकों का रुख जो है वो सैलानी कर सकेंगे। लेकिन ज्यादातर सैलानी जो है वो सोलंग और अटल टनल के आसपास के इलाकों में इसी तरीके के मौसम का मजा ले रहे हैं। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली, हिमाचल प्रदेश। वहीं मनाली में तेज बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपका मन मोह लेंगी। बर्फबारी के बाद पहाड़ सफेद हो चुके हैं और रास्तों पर बर्फ जम गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनाली में बर्फबारी हुई और मनमोहक नजारा देखने को मिला। मनाली में मौसम की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है और बर्फबारी का दौर यहां पर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इसी बर्फबारी का इंतजार जो है वो सैलानियों के साथ साथ हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर महीने में जो है वो बर्फबारी का दौर यहां पर शुरू हो जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा देते हैं। तस्वीरों के जरिए समझाना चाहूँगा कि किस कदर जो है वो इस वक्त मौजूदा तस्वीर बनी हुई है। ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बर्फ़बारी यहाँ पर हो रही है, चाहे वो मनाली शहर हो या फिर मनाली के आसपास के इलाके हो। इसी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से तेज़ बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हो रही है और इसी का जो है वो आज इंतज़ार किया जा रहा था और कहीं ना कहीं सैलानियों का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से बर्फबारी का दौर मनाली में शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने पहले से ही फोरकास्ट जारी कर चुकी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 16 तारीख से प्रदेश में असर डालेगा। उसी के मुताबिक जो है आज पूरा दिन बादल छाए रहे हैं और जैसे ही शाम हुई बर्फबारी का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। देखना ये होगा कि ये बर्फबारी कितने घंटों तक जो है वो मनाली में जारी रहती है, जिसके बाद तस्वीर जो है वो मनाली की पूरी तरीके से बदल जाएगी। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली, हिमाचल प्रदेश।